हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपना नया चैप्टर लेके, मतलब कि हमारी क्षितिज बुक के सेकंड पार्ट का, मतलब गद्य खंड का अगला चैप्टर है जिसका नाम है मानवीय करुणा के दिव्य चमक। और बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर में जानेंगे कि ये जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य शक्ति, ये लिखा गया है फादर बुल्के के ऊपर। अभी आप पूछेंगे कि फादर बुल्के कौन थे, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि फादर बुल्के कौन थे, वे कहाँ से आए थे और भारत में आने की उनकी क्या इच्छा थी, है ना। और उन्होंने भारत के लोगों को किस तरह से प्रेरित किया, क्या उनका व्यवहार था। तो उनका व्यवहार कुछ इस तरह से था कि वो अपनी मातृभाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने भारत के लोगों को भी हिंदी, जो उनकी भारत के लोगों की मातृभाषा है, इसकी ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 1927 में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में। इनकी उच्च शिक्षा हुई थी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से। अध्यापक, आकाशवाणी में ये सहायक प्रोड्यूसर रहे। दिनमान में संपादक और पराग के संपादक रहे। तो इनकी दो पत्रिकाएं रहीं। पहली थी दिनमान, जिसमें ये उप संपादक के तौर पे कार्यरत रहे, और दूसरी थी इनकी पराग, जिसमें ये एज अ संपादक के तौर पर इन्होंने इनमें काम किया। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, मतलब ये बहुत सी तरह की कहानियाँ, कविता संग्रह, नाटक, ये सारी चीज़ें ये लिखते थे, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार कहा गया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया था, मतलब 1983 में अचानक से इनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। अब जो इनका काव्य संग्रह है या इनके साहित्य संग्रह हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि काव्य की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, है ना, पागल कुत्तों का मसीहा और जल। अब जो उनकी कहानी संग्रह है वो है लड़ाई। जो नाटक है उसका नाम है बकरी। और बाल साहित्य में है भो भो खो खो, बबूता का जूता, लाख की नाक। और जो लेख संग्रह है वो है चर्चे और चरखे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो जो चैप्टर में लेखक ने कहा है, फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये फादर बुल्के की इमेज है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है रेम्स चैपल, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली थी। मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी, और क्या बनने की विधिवत शिक्षा ली थी? पादरी बनने की। तो आपने चर्च में जो फादर्स होते हैं, जो उनकी पूजा पाठ कराते हैं, उनको कहा जाता है पादरी। तो इन्होंने पादरी बनने की पूरी प्रोसेस के अनुसार शिक्षा ली थी। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वे भारत आ गए। उन्हें, मतलब भारतीय संस्कृति ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, तो उसी के कारण ये भारत आ गए थे। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। मतलब यहाँ पर उनके परिवार के बारे में बताया गया है। उनके जो पिता थे वह व्यवसायी थे, मतलब कुछ बिजनेस करते होंगे, और जो एक भाई था वो पादरी था, और एक और भाई था जो काम करता था, मतलब परिवार चलाने के लिए वो मदद करता था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की थी। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। मतलब उनको क्या था, उनकी एक बहन थी जिन्होंने काफ़ी दिनों बाद शादी की थी, और फादर जो बुल्के थे उनको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती थी। क्यों? क्योंकि वो उनसे दूर रह रहे थे भारत आकर। तो वे क्या करते थे, हमेशा उनके पास उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती रहती थी, और वो अपनी चिट्ठियों को अपने मित्र थे जिनका नाम था रघुवंश, उनको वो अपनी चिट्ठियाँ हमेशा दिखाते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। तो भारत में भी एक संघ हुआ जिसका नाम था जिसेट। यहाँ पर उन्होंने 2 सालों तक पादरियों के साथ रहकर धर्म को किस तरह से फैलाना चाहिए, या धर्म में किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ये सारी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया, और 9 से 10 सालों तक ये कहाँ पर रहे थे? ये दार्जिलिंग में रहे, और यहाँ पर इन्होंने इस सारे
अध्ययन का काम किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। तो ये आए कहाँ से थे? ये बेल्जियम से आए थे, पर इन्होंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। इन्होंने कोलकाता से बीए किया तथा इलाहाबाद से इन्होंने अपनी एमए की परीक्षाएं कंप्लीट की थी। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव था, मतलब हिंदी पढ़ना या पढ़ाना या सारी चीज़ें हिंदी में जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद थी। सॉरी उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंधन राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा था। मतलब उन्होंने 1950 में हिंदी विभाग में राम कथा उत्पत्ति और विकास पे क्या लिखा था? एक लेख लिखा था। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। तो ये कहाँ कहाँ के अध्यक्ष रहे थे? ये रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी के और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे ये, ठीक है। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण नीला पक्षी के नाम से किया था। तो ये एक इंग्लिश नाटक था जिसका नाम था ब्लू वर्ड। इनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया था हिंदी में और उसका नाम रखा था नीला पक्षी। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। मतलब उन्होंने क्या किया था? बाइबल का हिंदी में भी अनुवाद किया था और हिंदी इंग्लिश का एक शब्दकोश भी उन्होंने उसमें ही तैयार किया था। और वो ये भी बताते हैं लेखक हमें कि भारत में रहते हुए वे सिर्फ 2 से 4 बार ही बेल्जियम को वापस गए थे। मतलब उन्हें भारत बहुत ज़्यादा पसंद था। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था। मतलब लेखक जो है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कहाँ मिले थे? बुल्के जी से इलाहाबाद में मिले थे, जो दिल्ली आने पर भी बना रहा था। मतलब जो उनका संबंध जो था वो दिल्ली आने के बाद भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बाय चांस मिल जाते हैं कहीं पर भी, पर होता क्या है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। मतलब उनका व्यवहार कुछ इस तरह से होता है कि हम हमेशा बंधे रहते हैं। तो उनसे भी उनका क्या बन गया था? एक तरीके का पारिवारिक संबंध बन गया था। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मतलब जो फादर बुल्के थे, उनकी इच्छा थी कि हिंदी को किस तरह से देखा जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, उनकी ये इच्छा थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पे झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। मतलब कोई हिंदी बोलने वाला है और वो हिंदी की ही उपेक्षा कर रहा है या हिंदी की ही बुराई कर रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था और बहुत ज़्यादा वे गुस्सा भी हो जाते थे। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की थी। मतलब जब सर्वेश्वर दयाल की पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई थी तो सांत्वना देने के लिए कौन पहुंचा था वहां पर? फादर बुल्के पहुंचे थे। तो सांत्वना देने में उन्होंने कुछ इतनी अच्छी लाइनें कही कि जो हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है उनको मन में बहुत ज़्यादा शांति मिली उनकी कुछ लाइनों से ही। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। मतलब किसी जहर के संपर्क में आ गए थे, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय में उनके दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। मतलब जो लेखक है हमारे सक्सेना जी, वो कहते हैं कि वो दिल्ली में ही थे, फिर भी उनके साथ ही थे, फिर भी उनकी बीमारी का वे ज्ञान नहीं कर पाए। मतलब उनकी बीमारी को वे समझ नहीं पाए। इस बात का उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पारदियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। मतलब 18 अगस्त की सुबह 10 बजे क्या हुआ? उनका निधन हो गया था। तो क्या करे, घर के परिजनों ने क्या किया? उनका शव को लेकर कहाँ पर पहुँचे? वे अंतिम संस्कार करने के लिए उनका शव लेकर पहुँचे थे। वहाँ उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण उपस्थित थे। तो मतलब जो जहाँ पर उनके शरीर को दफनाया जाना था वहाँ पर सारे शहर के प्रसिद्ध लोग और उनके करीबी मित्र वहाँ पर मौजूद थे।
फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने कश्मीरी विधि से अंतिम संस्कार किया। क्या हुआ वहाँ पर, जो उनके मित्र थे वहाँ के फादर पास्कल तोयना ने उनकी मसीही विधि, मतलब जो जहाँ से वो बिलोंग करते थे बेल्जियम से, वहाँ की एक विधि होती है जिसका नाम है मसीही विधि, उसी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। और सभी ने क्या दी, उनकी शरीर को श्रद्धांजलि दी, उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि दी। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। तो लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि फादर ने सभी के जीवन में हमेशा अमृत ही घोला है, सभी को इस तरह से ज्ञान दिया है कि उनके जीवन में कुछ सुधार आ सके, फिर भी ईश्वर ने उन्हें इस तरह की मृत्यु दी। इस तरह की मृत्यु देकर ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं। लेखक फादर को ऐसे ऐसे सघन वृक्ष की उपेक्षा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। मतलब लेखक जो है वो फादर बुल्के की तुलना एक घने वृक्ष से कर रहे हैं। जो घना वृक्ष का क्या करता है, अपनी छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, खुशबू देता है, सारी चीज़ें अपनी दूसरों को देता है, और उस सारी चीज़ें देने के बाद भी सब में सबसे अलग ही दिखाई देता है। तो इस तरह से, तो कुछ इस तरह का व्यक्तित्व था फादर बुल्के का। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा, हिंदी के महत्व को समझा होगा, और हमें जीवन किस तरह से व्यतीत करना है ये सारा चीज़ इस चैप्टर से आपने सीखा होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए इसी चैप्टर को आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर रीड करिएगा। थैंक यू।